एवरीवन, तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। समय बहुत कम है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है हमारे ऊपर कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, है ना। और क्या करें क्या ना करें कि इतने कम समय में बेहतर कर दें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। अभी क्या करना है, आपने जितने भी नोट्स बना के रखे हुए हैं उनको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। 15 से 20 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में अब आपने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। लगातार आप जहां कहीं भी टेस्ट सीरीज लगा पाएँ, जो मार्केट में अवेलेबल है वहां से लगाइए। कोई अगर आपका टीचर है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, उसके पास से आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहें लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस लगातार करिए। क्योंकि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है। आपका 1 घंटा 25 मिनट में जो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, उस समय आपके दिमाग में कितना रिटेंशन है, कितना आपके दिमाग जो है वो वहां पर काम करता है, कितना आपको याद है, वही मैटर करेगा। और ये कब होगा? जब आपने किसी फैक्ट को बार बार रिवाइज किया होगा, अपने नॉलेज को बार बार शार्पन किया होगा, तभी आपके माइंड पर वो चीज़ें रिटेंशन कर पाएंगी। ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, लगातार टेस्ट सीरीज लगाइए, जहां कहीं लगाना चाहिए वहां आपका मन करे वहां लगाइए। ठीक है जी। हालांकि हम भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 4999 पे करने हैं, जिसमें आपको 15 टेस्ट हम आपको देंगे, 15 से 20 टेस्ट देंगे और 50 क्वेश्चन उसमें होंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बन सकता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा जो है सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं। हम वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं जो आपकी कहीं किताब में मार्केट में कहीं चल रहे, खुद के क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड है, प्रत्याशित है, यहीं से प्रश्न बन सकता है, वो वाले हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो बंदे ने मान लो नहीं भी पढ़ाई की और टेस्ट सीरीज हमारा लगा ले रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए उसका सिलेबस पूरा वहीं पर रिवाइज करा दे रहे हैं। उसके साथ साथ में 1 महीने तक लगातार हम आपको 499 में ही रैपिड रिवीजन क्लास चलाएंगे। उसमें जितने भी जहां से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा सकते हैं, मैं आपको वहां पर कराऊंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दी जाएगी एसआर कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप वहां पर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज होने वाली है यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज नंबर 15, 14 लगातार कंप्लीट करा चुके हैं जिन्होंने। अब यहाँ पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट फ्रॉम हेमलेट। कहने का मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो हेमलेट से नहीं लिया गया है। तो आप देख रहे हैं, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। तो आप ये देख ही चुके हैं, ये हेमलेट से नहीं, यही नहीं है। बाकी गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, तो आपको पता होना चाहिए ये। और इट मस्ट फॉलो एज द नाइट द डे, दाउ कांस्ट देन बी फॉल्स टू एनी मैन। ये दोनों जो स्टेटमेंट नीचे देख रहे हैं, ये पोलिनियस के द्वारा बोले गए हेमलेट में। जब उसका लड़का बाहर जा रहा होता है उस टाइम बोलता है कि भाई सुनो सबकी और करो अपने मन की, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, बोलो सबसे नहीं कुछ से बोलो। और जैसे इसको बिल्कुल वैसे फॉलो करना हमारी बात को, जैसे कि नाइट फॉलो करती है डे को। ठीक है जी। तो ये हमें याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। अगला यहाँ लिखा है कि हु सेड अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है कि क्रिटिक्स यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स। अब यहाँ से लाइन है कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो ये किसने बोला है, वो इसलिए हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी आपको पेपर में मिल सकता है देखने के लिए, क्या ये मिल्टन ने है या वर्ड्सवर्थ ने या फिर अर्नोल्ड ने या फिर कोई नहीं। तो अब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इनका एक सोनेट है स्कोर नॉट द सोनेट, वहां पर ये लाइन बोली है और इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने ये वाली पोएम को नहीं देखा है उसको देखिएगा जा करके। अगर आप इस पोएम को एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी अगर इस वाली पोएम से कहीं क्वेश्चन बनाया जाएगा स्कोर नॉट द सोनेट से, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर जो थॉमस थ्रॉप हैं उन्होंने एंटर किया था शेक्सपियर की सोनेट को, कहाँ पर, द स्टेशनर्स रजिस्टर में। मतलब ये रिकॉर्ड रखने के लिए स्टेशनर्स रजिस्टर बनाया गया है। तो इस वाले रजिस्टर में थॉमस थ्रॉप ने शेक्सपियर महोदय की सोनेट को कब जो है एंटर कराया था।
तो आपको तो पहला ये पॉइंट बता देना, फिर एक यहाँ से प्रश्न बना दूंगा। क्या वो 20 मार्च 1609 है, फिर 20 मई 1609 है, फिर 20 अगस्त 1609 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 20 मई 1609 को। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि थॉमस थोप ने इनके सोनेट को पब्लिश कराया था। ठीक है जी, लेकिन एंटर कब कराया था स्टेशन रजिस्टर्ड में? तो आंसर हो जाएगा 20 मई 1609। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि थॉमस थोप ने शेक्सपियर की सोनेट को कहाँ पर एंटर कराया था एज अ रिकॉर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेशनर्स रजिस्टर। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है। चलिए भाई, बिना कुकू में लिवर लिवर नहीं। और हाँ, एक बात याद रखो यार, मतलब हम कमेंट बॉक्स देखते हैं कि मतलब कुछ भी मतलब कमेंट कर दे रहे हो। पढ़े लिखे पास 16 दूनी 8, सही से पहले फैक्ट चेक तो कर लो यार कि सही है या नहीं है। मतलब अपने आप ही में जो है सब कुछ पढ़ लेते हो, बता देते हो हैं। एक बार वेरीफाई किया करो, बहुत सारी किताबें हैं, जब पूरा पढ़ लिया करो तब बताया करो। बिना बताए मतलब बिना चेक किए कुकू में लिवर लिवर नहीं, समझ रहे हो? चलो ये वाला पढ़ो, देखे कौन बहुत बड़ा जो है एग्जाम में से 30 मार्क का जिसका आंसर बताएगा। बताओ भाई बताओ। देखो, इसे पूछा गया है 14 लाइन की सोनेट होती है नॉर्मली, पता ही आपको, लेकिन 15 लाइन वाली कौन से नंबर की सोनेट है? जल्दी बताओ। कुकू को मैं लिवर लिवर नहीं, सीडी बैठ जाएगी तुम्हारी इसी में। तो अब विश लिस्ट का आंसर क्या हो गया? क्या 99, क्या 15, क्या 26 या 45? तो आंसर हो जाएगा बी, 115। ठीक है जी, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसको सही से पढ़ना है आपको, अच्छे से देखो। चलो भाई, अब यहाँ पूछा जा रहा है, कुछ लाइंस दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि लाइन कहाँ से ली गई। माई डेज माई फ्रेंड्स आर ऑलमोस्ट गॉन। मेरे जो दिन थे, मेरे जो दोस्त थे, वो लगभग चले ही गए हैं। माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड मैनी लव मी बट बाई नन एम आई इनफ बिलव्ड। मतलब अब कौन बचा ही नहीं है, तो कहाँ से लाइन ली गई है? द फाउंटेन से है, मैथ्यू से है, माइकल से है, या फिर भैया हो सकता है टिंटन नब्बे से हो। किससे ली गई बताओ? हैं आधे ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, बोलेंगे यार इसमें माई फ्रेंड लिखा है, तो माई फ्रेंड किस में बोला था? टिंटन एबे में बोला था, तो शायद आंसर डी होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए, द फाउंटेन। ठीक है जी, जब सिमिलर लाइन हो तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पूछा गया है कि अबाउट द हाईलैंड लैस, ठीक है, अबाउट होम द हाईलैंड लैस वॉज नॉट सिंगिंग इन सॉलिटरी रिपर एज द पोएट गेस्ट। आपने देखा होगा सॉलिटरी रिपर पोएम, वहां पर हमारे वर्ड्सवर्थ जी जा रहे होते हैं, तो एक लड़की को वो गाना गाते हुए सुनते हैं। अभी विलियम वर्ड्सवर्थ जी गेस कर रहे हैं कि वो क्या गा रही होगी, तो उन्होंने क्या चीज गेस नहीं की है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उन्होंने गेस किया था कि आप वो प्लेनेटिव नंबर में गा रही है, या फिर कोई हम्बल्ले है, या फिर के बैटल के बारे में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए ऊपर तीनों दिए गए हैं, सबके सही हैं। तो ठीक है, तो यहाँ एक ऐड कर लो, ऑल आर करेक्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। याद रखना, इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। नंबर का मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है, ये नंबर का मतलब होता है सॉन्ग। मतलब बैटल के बारे में हो सकता है, हम्बल हो, कोई घर की करोली कहानी हो, या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट घटित हो गई दुखद वाली, उसके बारे में हो। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सोलिटरी रिपर, कौन सा इसके बारे में सही नहीं है? क्या ये एक लिरिक है? क्या 1807 में पब्लिश होती है? या नाइटिंगेल एंड कुकू वर मेंशन्ड, ठीक है, द हाईलैंड लैस वाज सिंगिंग इन ग्रीक लैंग्वेज, इसमें क्या गलत है? यह लिरिक है कि नहीं है? तो यह लिरिक तो है। बहुत सारे लोग बैलेड बोलेंगे, याद रखना ये बैलेड स्टेंजा फॉर्म में है, लेकिन ये बैलेड नहीं है। बैलेड में होना चाहिए चिवेलिक सॉन्ग, रोमांस, एड्रेस होना चाहिए, और कोई मेटावर स्टोरी हो, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें तो है नहीं, तो ये लिरिक है। 1807 में आती है, इसमें नाइटिंगेल भी बोला गया है और कुकू के बारे में बोला गया, तो ये सही है। ये दोनों नाम याद रखने, पेपर में पूछा सकता है कि कौन सी दो वर्ड्स पूछी गई हैं। तो नाइटिंगेल और कुकू, ठीक है, 2025 में। ये केवल हम ही होंगे अगर जो आपको बताया होगा, वरना और किसी ने आपको इस तरीके से बताया नहीं होगा। अगर पेपर में आ जाता तो समझ लेना सिर्फ इकलौते हम ही हैं। अब हाईलैंड लैस जो है वो ग्रीक में नहीं गा रही थी, बल्कि गैलिक लैंग्वेज थी, जिसको हम लोग आयरिश लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें गा रही थी। तो आंसर हो जाएगा डी, यही सही नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, किसके बारे में? अफेक्टिव फैलासी के बारे में। तो अफेक्टिव फैलासी के बारे में देखो, ये बेसिकली पब्लिश होती है, इनकी एक वर्क है, मतलब जो है वर्बल आइकन करके, 1946 के बाद में डब्ल्यू के विमसेट और मनोहर बियर्सले, ठीक है, मतलब उनके थ्रू आता है ये। और अफेक्टिव फैलासी जो होती है, इसका मतलब होता है एरर ऑफ इवेल्युएटिंग। और सी ऑप्शन में है कि भी
इट इम्पैक्ट्स अपॉन द इमोशंस ऑफ द राइटर, क्या ये राइटर के इमोशन के ऊपर इम्पैक्ट करता है? या अफेक्टिव फैलासी वाज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द 1970 इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्रिटिसिज्म, मतलब जो भी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो कहने का मतलब अफेक्टिव फैलासी ने जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है उसके ऊपर प्रभाव डाला, तो यार ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। अफेक्टिव फैलासी जो होता है बेसिकली एरर ऑफ इवेल्युएटिंग होता है, ये भी सही है। ये इमोशन जो है राइटर के ऊपर नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था, रीडर के ऊपर। रीडर के ऊपर जो है क्या इमोशन पड़ रहा है किसी वर्ग का, उसके थ्रू अगर हम किसी भी चीज़ का एवेल्यूशन करा रहे हैं तो फिर वो अफेक्टिव फैलासी कहा जाएगा। सिंपल सी बात हम समझूं, जैसे हमने मान लो हमने कोई पोएम लिखी, ठीक है ना, और अभी मैं अपनी पोएम की 4-4 या 5 कॉपी जो है अलग अलग लोगों को दे दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब आप लोग पढ़िए इसको और बताइएगा कि कैसी पोएम है। तो अब अगर राइटर जो भी पढ़ रहा है, 4 लोग पढ़ रहे हैं, तो चारों लोग क्या करेंगे, अलग अलग, आप जब देखेंगे उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, तो सभी क्या बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। क्योंकि जैसा इम्पैक्ट उस पोएम का जिस राइटर के ऊपर पड़ा, मतलब जो ये रीडर है जैसा उसने समझा होगा, जैसी उसकी उसके प्रति इमोशंस रही होंगी, उसने बिल्कुल वैसा ही मीन निकाला होगा उस पोइम का। तो चारों के मीनिंग जो होंगे बेसिकली अलग अलग होंगे। तो इससे क्या होगा, जो रियल मीनिंग था पोएम का वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि सब ने उस पोएम का क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है, अपने इमोशंस को जोड़ करके उन्होंने इस वर्क को इवेल्युएट किया। इसीलिए उस इवेल्यूशन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसी एरर को बोला जाता है इफेक्टिव फैलासी, ठीक है ना। और यहीं से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी आती है। बात समझ में आए? तो इमोशन राइटर के ऊपर नहीं बल्कि रीडर के ऊपर होना चाहिए। चलो भाई बढ़िया, बहुत सही। अब इसमें पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो क्या है यार, ये एक पैराबल जो है इज अ वेरी शॉर्ट नैरेटिव अबाउट ह्यूमन बीइंग होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पैराबल जो होती है बेसिकली शॉर्ट नैरेटिव भी होती है, लेकिन किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में होती है, ध्यान रखना। तो क्या करती, प्रेजेंटेड एज टू स्ट्रेस द टैक्सिड एनालॉजी एंड पैरेलल with a journal thesis or a lesson that the narrator is trying to bring home to his ऑडियंस। मतलब इसमें कोई एक ऐसी एनालॉजी रखी जाएगी, उस एनालॉजी के माध्यम से जो लोग देखने सुनने पढ़ने वाले हैं उनको जो राइटर है वो कोशिश कर रहा होगा कि भी समझाने की कोशिश कर रहा होगा ना, लिखा ब्रिंग टू होम टू हिज ऑडियंस। अब अगला है एग्जाम्पल, हम ये एक स्टोरी होती है टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जर्नल थीम, ठीक है, और स्पेसिफिकली रिलीजियस सरमन होता है। तो याद रखना, मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम किससे एसोसिएटेड है, रिलीजियस सरमन से, कोई मतलब उपदेश, धार्मिक उपदेश देना, वही रिलीजियस सरमन होता है, ठीक है। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, एक शॉर्ट और पीथी स्टेटमेंट होता है, वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ अबाउट एवरीडे लाइफ। तो प्रोवर्ब का मतलब छोटी होंगी, पीथी स्टेटमेंट होगा, जो कि दुनिया सभी जो है उसको स्वीकार करेगी, क्योंकि इसमें एक एवरीडे लाइफ का ट्रुथ होता है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा डी, यानी कि ऑल आर करेक्ट। चलो अब यहाँ पूछा जा रहा है, दाउ स्टिल अनरेविज ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, तो कि ठीक है, कंसोनेंस का है, एसोनेंस का है, लिटरेशन का है, प्रबोल का, तो आंसर हो जाएगा बी, एसोनेंस का है। मतलब एसोनेंस का मतलब क्या है, आइडेंटिकल बाउंड साउंड्स होने चाहिए, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं वो चेंज होते रहने चाहिए, ठीक है जी, बस याद रखना। देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, लेकिन इनके पहले ये मतलब जो है ये सब बदल रहे हैं, ठीक, बस इतना समझ। अब यहाँ पूछा जा रहा है को मिल्टन का जो एल एलेग्रो है और जो पेंसरेशो पोएम है, बेसिकली जिन्हें हम कंपेनियन पोएम भी बोलते हैं, ठीक है, सिक्वल पोएम भी बोलते हैं, तो इनको किस में लिखा गया है, आइम्बिक पेंटामीटर है, या फिर टेट्रामीटर कपलेट है, या फिर हेरोइक कपलेट है, फिर शेक्सपियरियन सोनेट है ये। तो इसलिए हम सभी जानते हैं ये जो है वो टेट्रामीटर कपलेट में लिखी गई है, क्योंकि देखो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी जो है टिक मार देगा, लेकिन अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो टेट्रामीटर कपलेट है, ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट मतलब टेट्रामीटर कपलेट। अब इसमें देख रहे हैं, द करेक्टर नेम्ड कॉमर्स इज ऑफन सीन बाय क्रिटिक्स एज अ प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट करेक्टर मिल्टन्स लेटर पोर्ट्रेट, मतलब जो कॉमर्स करेक्टर है उसकी तुलना किस करेक्टर से की जाती है, क्या वो जीसस से है, सैमसन से है, सैटन से, एडम से, तो आंसर हो जाएगा सी, सैटन से इसकी तुलना की जाती है कॉमर्स की, ठीक।
अब यहाँ पूछा गया ओलिवर क्रॉमवेल का जो कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, तो मिल्टन सर्व एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट चीफ, मतलब कहाँ काम किया, किस डिपार्टमेंट में, या सिविल इंजीनियर में, पोएट लॉरेट में, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट में, या फिर इंटेलेक्चुअल डिफेंडर में? तो आंसर हो जाएगा डी, इंटेलेक्चुअल डिफेंडर में। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसर्निंग द बुक नंबर 2 की बात कर रहा है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक नंबर 2, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो बुक नंबर 2 में एक डिबेट होता है हेल्ड में, मतलब हेल में, जिसको हेल्ड करता है सैटर्न एंड इज कंपेट्रियोट्स कंसर्निंग वेदर टू अटेम्प्ट टू रिकवर हेवन। मतलब बुक नंबर 2 में ये दिखाया गया है कि सैटर्न अपने दोस्तों के साथ में, अपने कंपनी के साथ में एक मीटिंग करता है कि हेवन को दोबारा लेना कि नहीं लेना है। सैटर्न जो है embarks on his passage across the great gulf of chaos, इसमें जो है बुक नंबर 2 में क्या chaos दिखाया गया है, याद रखूं। फिर ऑप्शन नंबर सी में द नरेटर इन्वोक्स हिज म्यूज बाय द नेम ऑफ होली लाइट, क्या इसमें होली लाइट के बारे में बताया गया बुक नंबर 2 में? चौथा ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन है, द डेमन्स बिगन एक्सप्लोरिंग हेल, इंगेजिंग इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स एंड एंटरिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो इसमें जो है वो होली लाइट 3 में नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि होली लाइट जो है किस वाले बुक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, और जितने हमारे लोग हैं, मैंने आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराया था कि किस किस में इन्वोकेशन है लाइट का, यूरेनिया का, तो आपको ऑटोमेटिक पता ही होगा, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपको। द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न्स रेबल इन हेवन लास्टेड, मतलब कितने दिन की लड़ाई चलती है भगवान के बीच में और सैटर्न के आर्मी के बीच में? 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, या फिर 1 घंटा? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि विच एंजल वेल्ड्स अ लार्ज स्वर्ड्स इन द बैटल एंड वोंट सैटर्न, मतलब कौन एक जो है बड़ी सी तलवार बनाता है, कौन सा ऐसा एंजल होता है जिससे सैटर्न घायल हो जाता है? क्या वो माइकल है, एफडीएल है, यूरियल है, सैटर्न इज नॉट इंजर्ड, क्या है? तो आंसर हो जाएगा ई, माइकल। माइकल, ठीक है। अब इसमें पूछा गया विच इज नॉट अ वर्क बाय जॉन गाल्सवर्दी, मतलब इसमें गाल्सवर्दी का वर्क कौन सा नहीं? फ्यूजिटिव है, द लिटिल मैन है, द एल्डर सन है, फर्स्ट एंड द लास्ट है। देखो ये एल्डर सन ने लिखा, एल्डर लिखा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, क्या बात है, बहुत सही, बढ़िया। आधे ज्यादा दुनिया तुक्के पर टिकी है ना, जब एग्जाम देने आते हैं तो आधे ज्यादा तुक्का वहीं लगाते हैं, कोई गलत नहीं तुक्का लगाना, लेकिन तुक्का स्मार्ट लगना चाहिए ना। उसके लिए ऑप्शन बढ़िया होना चाहिए। तो विच इज नॉट अ प्ले, या ध्यान देना, ये प्ले नहीं पूछा गाल्सवर्दी के द्वारा, कौन सा प्ले नहीं है, ठीक है, वर्क नहीं, प्ले पूछा गया है। क्या क्वालिटी है, वेट ऑफ लव है, स्किन गेम है, नन? तो आंसर याद रखना ए, क्वालिटी। ये प्ले नहीं है, स्टोरी है। ठीक है जी, यह पूछा गया हिल क्रिस्ट किसमें करेक्टर है? क्या वो विंडो में है, वेट ऑफ लव में, स्किन गेम में है, कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी, द स्किन गेम में हिल क्रिस्ट करेक्टर है। ठीक, ये करेक्टर पूछा जा सकता है हमसे। यहाँ पूछा जा रहा है फॉर विच वर Galsworthy describes as the only play of mine which was able to say when I finished it no manager will refuse this। लगाओ इसको 2025 के लिए, इंपॉर्टेंट सीधा पेपर पूछा जाएगा। मतलब ये किस वर्क के बारे में बता रहे हैं, किस प्ले के बारे में बोल रहे हैं कि मैं जब भी, मतलब किसी मैनेजर ने मुझे मना नहीं किया इसको पब्लिश कराने के लिए, वैसा कौन सा इनका जो है प्ले? ये फैमिली मैन है, सिल्वर बॉक्स है, लॉयल्टी, स्किन गेम? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉयल्टीज। ठीक है जी, अब पूछा गया है इसमें जो है किस वाले वर्क में 9 एपिसोड्स हैं, तो ये भी लगा लो 2025 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, 2025 में इस बार 9 एपिसोड किस में? विंडो में है, स्केप में है, फैमिली मैन में है, कोई में? आंसर बी, स्केप में। ठीक है, नो। अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, मतलब ये पूछा है टर्मिनेटेड है, क्रेडेंशियल है, क्रिस्टोफर है, सर्टिट्यूड है, क्या आंसर है? तो आंसर हो जाएगा बी, बी, क्रेडेंशियल। ठीक है, ये बाकी सब गलत है। इसमें पूछा करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो इनकॉगुलेट है, फिर इंट्रांसिटिव है, इंटीग्रेटर, इन्वेस्टिगेटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेटर, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब इसको पढ़ो, उसमें बताओ कौन सी गलती है भाई। चलो, देखो लिखा अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड
in him nowadays is that he avoids speaking to me. तो इसमें क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनदर बेफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम होगा। प्रपोजिशन मिस्टेक है, आंसर हो जाएगा बी। बाकी सब सही है। इसे पूछा गया ईच बॉय वाज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट व्हिच मेड देम हैप्पी। क्या है इसमें? कोई गलती है कि नहीं? देखो चेक करो, बताऊं। ए में गलती, बी में, सी में, डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। अरे नहीं भाई, चलिए अगला देखते हैं। एबडोरेट का यहाँ सारे ने पूछा गया है, तो क्या होगा? कैलुअस होगा, हार्डशिप होगा, ब्राइब होगा, या फिर नन। तो आंसर हो जाएगा ए, कैलुअस। एबडोरेट का मतलब होता है झगड़ालू टाइप का, तो कैलुअस का भी मतलब होता है झगड़ालू टाइप का। तो आंसर हो जाएगा ए। इससे पूछा गया है इनकम्बरेंस का मतलब क्या है? क्या वो हिंड्रेंस है, एडेप्ट है, एडॉप्टिव है, या फिर एडुलेट है? सिनोनिम है, मतलब सेम मीनिंग पूछना है आपसे। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ए, हिंड्रेंस, बाधा, समस्या। अब इससे पूछा गया है मतलब विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। मतलब स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या है? मतलब स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है? क्या वो डेवलप करती है, सेंटर करती है सेल्फ डेवलपिंग पे, या फिर ये सेंटर करती है मेंटल क्राइसिस पे, या फिर सेंटर करती है एटमॉस्फेरिक क्राइसिस पर, या फिर ये फिजिकल ड्राइव्स पर? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ये सेंटर करती है मेंटल क्राइसिस पर। तो ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, आएगा पेपर में। हो गया? अरे तो चलिए ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपने देखे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना एकदम ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।